माफिया समुदाय के 8 नकाबपोश। दूसरे स्तर का परीक्षा प्रारंभ हो गया था और सभी योद्धा शिकार के लिए गलवान घाटी जंगल में प्रवेश कर चुके थे। वहीं युग ने अभी तक एक निम्न स्तर के जानवर का शिकार भी कर लिया था और अब वो मध्य स्तर के जानवर का शिकार करने के लिए एक मध्य स्तरीय जानवर से लड़ाई कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। वहीं अपने हाथ में जहरीला खंजर लिए युग को देख रही हेमांगिनी खंजर से तेजी से युग पर हमला कर देती है। उसके हाथ से छूटकर वो जहरीला खंजर बिजली की रफ्तार से पलक झपकते ही युग के करीब पहुंच जाती है। लेकिन हेमांगिनी की बदकिस्मती थी कि वो जहरीला खंजर युग को न लगकर गलती से उस जानवर के शरीर में जा लगती है जिससे युग इस वक्त लड़ रहा था। और तभी वो खूंखार जानवर जो बेहद ताकतवर था, वो जहर के प्रभाव के कारण तुरंत मर जाता है। उद्धरण चिन्ह। अपने हमले को विफल देख हेमांगिनी अफसोस के भाव में अपने दोनों हाथ की मुट्ठियां भींच लेती है। अगर वो जानवर खंजर के रास्ते में नहीं आया होता तो उस जानवर के बजाय युग अब तक मर चुका होता। उद्धरण चिन्ह। वहीं अचानक से उस खतरनाक जानवर को मरता देख युग हैरान हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र जब उस जहरीले खंजर के हैंडल पर पड़ती है तो उसे देखते ही युग समझ जाता है कि आखिर वो जानवर जो अभी तक बिल्कुल सही सलामत था, वो अचानक से क्यों मर गया। तभी युग अपनी निगाहों को चारों तरफ दौड़ाने लगता है और जल्द ही उसकी नज़र हेमांगिनी पर पड़ती है, जिसके हाथ में एक और जहरीला खंजर था। उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी को देख युग इससे पहले कि कुछ भी समझ पाता, हेमांगिनी अपने चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान लिए उसे देखती है और उस पर फिर से खंजर को फेंक देती है। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर युग जल्दी से अपने 10वें स्तर के दिव्य तलवार में अपनी आध्यात्मिक शक्ति इंजेक्ट कर देता है और जैसे ही उसकी तलवार सक्रिय होती है, युग उसे उस जहरीले खंजर को नष्ट करने का आदेश दे देता है और तभी वो दिव्य तलवार हवा में उड़ान भरती है और उस जहरीले खंजर के इतने टुकड़े कर देती है कि वो जहरीला खंजर धूल की तरह छोटे छोटे कणों में बदलकर गायब हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। वहीं हेमांगिनी की नज़र जैसे ही युग के उच्च स्तरीय दिव्य तलवार पर पड़ती है, उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है, रस्ट फेस। उद्धरण चिन्ह। खंजर के नष्ट होते ही युग अपनी गति का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही हेमांगिनी के करीब पहुंच जाता है और तेजी से उसके गर्दन पर अपने दिव्य तलवार को रखते हुए उससे गुस्से में पूछता है, तुम क्यों मरना चाहती हो मुझे? उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी डरी हुई थी। अपनी इसी हालत में वो युग के बात का जवाब देते हुए कहती है, 2 बेशकीमती पत्थर कमाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी की बात सुन युग चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके जीवन का कीमत मात्र 2 बेशकीमती पत्थर पर तौल सकता है। उद्धरण चिन्ह। तभी वो उससे पूछता है, किसने तुम्हें मेरी हत्या करने का सुपारी दिया? उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए युग के चेहरे पर गुस्सा और जिज्ञासा दोनों तरह की भाव झलक रही थी। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन हेमांगिनी कहती है, मैं एक पेशेवर हत्यारी हूं, इसलिए मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में कभी नहीं बता सकती जिसने मुझे तुम्हारी हत्या करने का सुपारी दिया है। उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी का बात सुन युग उससे कहता है, अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के साथ 10 बेशकीमती पत्थर दूंगा तो क्या तुम मुझे उस इंसान के बारे में बता सकती हो जिसने तुम्हें मेरी हत्या करने का सुपारी दिया है? उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन हेमांगिनी कहती है, जैसा कि मैंने कहा, मैं एक पेशेवर हत्यारी हूँ, इसलिए तुम मुझे 1000 बेशकीमती पत्थर ही क्यों ना दे दो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, भले ही मुझे मरना क्यों ना पड़े। उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी की बात सुन युग उससे कहता है, ठीक है, यदि तुम मरना ही चाहती हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर युग मंत्र बुदबुदाने लगता है और तभी युग के आंखों से प्रकाश की 2 धारा निकलती है जो सीधे हेमांगिनी के आंखों से जा टकराती है। उद्धरण चिन्ह। अचानक से हेमांगिनी का आंख चौंधिया जाता है और तभी वो गुस्से में युग से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी याददाश्त चुराने की? मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर गुस्से से हेमांगिनी युग पर प्रहार कर देती है, लेकिन इससे पहले कि युग को कुछ भी होता, युग अपने उच्च स्तरीय जादुई शक्ति का प्रयोग करके हेमांगिनी के हाथ को हवा में ही रोक देता है और उससे कहता है, चुपचाप शांति से खड़ी रहो, वरना मेरे एक इशारे पर मेरा दिव्य तलवार तुम्हारे टुकड़े करने के लिए तैयार है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी ही देर में युग हेमांगिनी के याददाश्त को पढ़ लेता है और तभी वो हेमांगिनी से कहता है, बहुत सारे राज छुपा रखा है तुमने, तुम रुद्रपुर के उत्तरी क्षेत्र में रहने वाली अंधी महिला सुमित्रा शाह की पुत्री हो। तुम्हारी माँ आंधी है और साथ में तुम दोनों के अलावा तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है और तुम ही हो जिस वजह से तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है। तुम्हारी आर्थिक तंगी ने तुम्हें पेशेवर हत्यारों के समूह में जुड़ने को मजबूर किया और मैंने वो सभी यादें जो तुम्हारे दिमाग में संग्रहित है उसे पढ़ लिया। अब ना तो मुझे तुमसे सवाल जवाब करने की जरूरत है और ना ही तुम्हारी, इसीलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उद्धरण चिन्ह।
युग की बात सुन हेमांगिनी हंसते हुए उससे कहती है, हाँ हाँ, लगाता है तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत गुरूर है। और फिर रहस्यमयी हंसी के साथ, तुम्हें एक बात जान लेनी चाहिए, भले ही तुम्हारी क्षमता इस समय मुझसे बेहतर है, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते हो। उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी की बात सुन युग उससे पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन हेमांगिनी कहती है, क्योंकि। लेकिन इससे पहले कि हेमांगिनी आगे कुछ भी कह पाती, वहां आवाज गूंजती है। उद्धरण चिन्ह। उपहास के भाव में, अच्छा तो यहाँ पर प्रेम प्रसंग चल रही है? क्वेश्चन मार्क। उस आवाज को सुन जब युग और हेमांगिनी आवाज की दिशा में देखते हैं तो उन्हें काले कपड़ों में 8 लोग दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपने चेहरे पर काला मुखौटा लगा रखा था। उनके हुलिया को देखने से पता चल रहा था कि वो सभी गलवान घाटी जंगल में प्रवेश परीक्षा देने नहीं बल्कि किसी और मकसद से आए थे। उद्धरण चिन्ह। युग जब उनकी क्षमता आंकता है तो उससे पता चलता है कि वो 8 लोग पीले चक्र के तीसरे सितारे के योद्धा थे, जिससे साफ था कि वो सभी या तो बाहरी योद्धा थे या फिर विद्यालय के कोई सीनियर छात्र थे जो पहचान उजागर होने से बचने के लिए नकाब पहने हुए थे। उद्धरण चिन्ह। उन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो कहा था उसका युग और हेमांगिनी के पास कोई जवाब नहीं था। उद्धरण चिन्ह। तभी उनमें से एक योद्धा युग को देखते हुए उपहास की भाव में पूछते हुए कहता है, तुम ही हो ना राजकुमार युग? उद्धरण चिन्ह। उस नकाबपोश की बात सुन युग कहता है, हाँ, लेकिन तुम लोग कौन हो? उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन वो नकाबपोश कहता है, तुम्हारा मौत। इतना कहकर वो नकाबपोश अपने लोगों के साथ मिलकर युग और हेमांगिनी को चारों तरफ से घेर लेता है। जिन्हें देखते हुए हेमांगिनी धीरे से युग से कहती है, ये सभी लोग माफिया समुदाय के लोग हैं। मैंने इनके बारे में सुना है, ये सभी लोग गुप्त रूप से जंगलों में छुप कर रहते हैं। मैंने ये भी सुना है, ये लोग जिसके हत्या का सुपारी ले लेते हैं उसका बचना असंभव होता है। ये सभी लोग एक तरह से पेशेवर हत्यारे ही हैं, जो बिल्कुल हमारे समुदाय के लोगों की तरह है। लेकिन हमें और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग बहुत ज्यादा बेरहम और खतरनाक होते हैं। उद्धरण चिन्ह। और फिर युग से आगे कहती है, देखो मेरा मरना तो तय है, लेकिन अब तुम भी अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि आने वाले कुछ मिनटों के बाद तुम भी मारे जाओगे। उद्धरण चिन्ह। युग से इतना कहकर हेमांगिनी मुस्कुराने लगती है, उसे खुशी हो रही थी कि जल्द ही युग मारा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं उन दोनों को घेरने के बाद एक नकाबपोश जो उन सभी का उस्ताद लग रहा था, वो अपने लोगों से हवसी अंदाज में कहता है, इस खूबसूरत लड़की को पकड़ लो, युग की हत्या करने के बाद हम लोग इसके साथ आज रात जश्न मनाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उन लोगों के उस्ताद की बात सुन हेमांगिनी हंसते हुए कहती है, वाकई तुम लोग बहुत नीच हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोगों को किसी लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ करने में बहुत मजा आता है, लेकिन अफसोस कि तुम लोग मेरे जिंदा रहते मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए हेमांगिनी अपने थैले से जहर की एक छोटी शीशी निकाल लेती है। उद्धरण चिन्ह। नकारात्मक शक्तियों से जुड़े लोग अपने पास कुछ रखें चाहे ना रखें, लेकिन विपरीत परिस्थिति में जल्दी से मरने के लिए खुद के पास जहर की एक शीशी जरूर रखते थे। उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी नहीं चाहती थी कि उसके जिंदा रहते उनमें से कोई भी उसके साथ जबरदस्ती संभोग आदि जैसे नीच काम कर सके, इसलिए वो उस जहर को पीकर अपनी जान ले लेना चाहती थी, क्योंकि वो जान रही थी कि वो चाहकर भी ना तो इन लोगों का मुकाबला कर सकती थी और ना ही यहाँ से भाग सकती थी। उद्धरण चिन्ह। अपने हाथ में जहर की शीशी लिए हेमांगिनी उन सभी को तिरस्कार भरी आंखों से देखती है और तेजी से उस बोतल को अपने होठों से लगा लेती है। लेकिन इससे पहले कि हेमांगिनी उस जहर का एक बूंद भी पी पाती, उसके होंठ से लगी जहर की वो शीशी गायब हो जाती है। और इससे पहले कि हेमांगिनी कुछ भी समझ पाती, माफिया समुदाय के 2 लोग उसे मजबूती से पकड़ लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी खुद को उन लोगों के कब्जे में पाकर बुरी तरह से घबरा जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि माफिया समुदाय के लोग इतने शक्तिशाली होते हैं। तभी वो खुद को उन लोगों से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी पीले चक्र के लोग इतने शक्तिशाली थे कि हेमांगिनी खुद को हिला तक नहीं पा रही थी। उद्धरण चिन्ह। वहीं हेमांगिनी का हालत देख उन लोगों का उस्ताद हेमांगिनी पर हंसते हुए कहता है, मूर्ख सुंदरी, तुझे क्या लगा था कि तू अपनी मर्जी से मर सकती है? हम लोग माफिया समुदाय के लोग हैं, जो सुंदरियां हमें पसंद आ जाती है हम उसे ना तो मरने देते हैं और ना ही जीने देते हैं। लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ आज रात बिताने के बाद हम तुम्हें अपने समुदाय ले जाएंगे। हमारे समुदाय में तुम जैसे सुंदरियों की बहुत आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। उन लोगों के उस्ताद की बात सुन हेमांगिनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे पता था कि माफिया समुदाय के लोग बहुत ज्यादा बेरहम और पत्थर दिल के होते हैं। अभी से ही वो अपने मन में अपना बेरहम भविष्य देख पा रही थी कि उसके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है।
जिस स्थिति में ना तो वो चैन से जी ही पाएगी और ना ही चैन से मर पाएगी, उसका जीवन उसके जीते जी पूरी तरह से नर्क हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी वो उस्ताद अपने शांति से खड़े लोगों को देखकर गुस्से में उनसे कहता है, क्या तुम लोग इस लड़के का हत्या करने के लिए उचित मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अपने उस्ताद की बात सुन वो सातों एक साथ कहते हैं, नहीं उस्ताद, हम आपके आदेश के इंतजार करें। उद्धरण चिन्ह। उन लोगों की बात सुन उनका उस्ताद गुस्से में उनसे कहता है, सालो तुम लोगों की बुद्धि काम करने के समय बहुत चलती है ना? जल्दी से इस लड़के की हत्या करो वरना मैं तुम में से किसी को भी इस लड़की को छूने नहीं दूंगा रात को। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने जैसे ही इतना कहा उसके बाकी के पांचों लोग युग पर एक साथ हमला कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। युग जो कि अब तक इस स्थिति से बचने के लिए रणनीति तैयार कर रहा था, जब वो उन लोगों को खुद पर हमला करते हुए देखता है तो मंत्र बुदबुदाने लगता है, और जैसे ही उसका मंत्र समाप्त होता है अचानक से वहां पर तेजी से काला धुआं फैल जाती है। उद्धरण चिन्ह। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि कोई भी कुछ भी समझ नहीं पाया था, और जब तक उनमें से किसी को भी कुछ भी समझ में आता है तब तक वो काला धुआं वहां पर पूरी तरह से फैल चुका था, जिस वजह से उनमें से कोई भी कुछ भी देख नहीं पा रहा था। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद जब वो काला धुआं वहां से हटता है तो उनमें से किसी को भी युग और हेमांगिनी आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। वहीं जिन दोनों ने हेमांगिनी को पकड़ा हुआ था उनकी आधी आधी कटी लाशें वहां पर बेजान पड़ी हुई थी, जिनसे लगातार खून बह रही थी। उद्धरण चिन्ह। ये मंजर देख उन लोगों का उस्ताद गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने लोगों को जल्दी से युग और हेमांगिनी को ढूंढने के लिए कहता है। उद्धरण चिन्ह। अब आगे क्या होने वाला है? माफिया समुदाय के लोग युग की हत्या क्यों करना चाहते थे? युग और हेमांगिनी बने माफिया समुदाय के बंदी। माफिया समुदाय के लोग जैसे ही युग पर हमला करने वाले थे, युग अपने जादुई शक्ति का प्रयोग करके वहां पर भ्रम पैदा करने वाला काला धुआं फैला दिया था, जिससे उसे कुछ समय मिल गया था। इसी बीच युग हेमांगिनी को पकड़े पीले चक्र के दोनों योद्धाओं को टुकड़ों में काटकर उन्हें जान से मार दिया था, और हेमांगिनी को लेकर वो तेजी से वहां से भाग गया था, जबकि उन लोगों को भनक भी नहीं लगा था कि युग और हेमांगिनी कब और किस दिशा में गए। उद्धरण चिन्ह। फिलहाल अपने उस्ताद का आदेश पाकर बाकी के बचे पांचों लोग चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और तेजी से भागते हुए उन दोनों को ढूंढते लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। वहीं माफिया समुदाय के उस्ताद से 10 मील की दूरी पर उत्तर दिशा में युग और हेमांगिनी अपनी उच्च गति का इस्तेमाल करके तेजी से भागते जा रहे थे। कुछ देर बाद जब वो दोनों उन लोगों से बहुत दूर आ चुके थे तब वो दोनों एक बड़े से चट्टान के पास रुककर जोर जोर से सांस ले रहे थे। उद्धरण चिन्ह। हाँफते हुए हेमांगिनी युग से पूछती है, क्यों बचाए तुमने मुझे उन लोगों से? उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी की बात सुन युग कहता है, ताकि मैं तुम्हें मार सकूं, क्योंकि अगर वो लोग तुम्हें अपने साथ अपने समुदाय ले जाते तो कि बिना किसी शक के उनके समुदाय में शामिल होकर तुम और भी खतरनाक हो जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। युग की एक बात सुन हेमांगिनी, जिसे अभी तक लग रहा था कि युग उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया है, अचानक से उसके खूबसूरत चेहरे पर निराशा छा जाती है। उद्धरण चिन्ह। तभी हेमांगिनी युग से संदेह की भाव में पूछती है, कहीं तुम्हारा इरादा भी उन दुष्ट लोगों की तरह मेरे साथ गलत करने का तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए हेमांगिनी के चेहरे पर निराशा और गुस्सा दोनों झलक रही थी। उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी की बात सुन युग अपनी निगाह को दूसरी तरफ फेरते हुए कहता है, शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ। युग ने ये बात उसे उकसाने के लिए कहा था। युग की बात सुन हेमांगिनी गुस्से में उठकर उसके गर्दन पर तलवार रखते हुए उससे पूछती है, तुम्हारे शायद का क्या मतलब है? क्या तुम्हें मैं ऐसी वैसी लड़की दिखाई देती हूँ जिसके साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो? हेमांगिनी का गुस्सा देख युग उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम 18 साल की बेहद खूबसूरत लड़की हो। फिलहाल तो तुम मुझे वैसे ही लड़की दिखाई दे रही हो जिसके साथ मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। युग की बात सुन हेमांगिनी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। तभी वो युग के गर्दन पर अपने तलवार से हमला कर देती है, लेकिन युग उसके तलवार को रोक देता है और गंभीर होकर उससे कहता है, अगर तुम्हारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करे तो तुम उसे झेल नहीं सकती हो, है ना? लेकिन मैं तुमसे कहूं कि अगर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ लोग किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं तो क्या तुम्हें उतना ही गुस्सा आएगा जितना कि तुम्हें खुद के लिए गुस्सा आ रहा है? उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन हेमांगिनी गुस्से से कांपते हुए कहती है, मैं ऐसे नीच लोगों को जान से मार दूंगी, चाहे क्यों ना मुझे अपनी ही जान गंवानी पड़े। उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी की बात सुन युग उससे कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन हेमांगिनी उसकी आंखों में देखने लगती है। उद्धरण चिन्ह।
तभी युग अपने हाथ से एक और इशारा करते हुए उससे कहता है, वहां देखो, किसी मासूम लड़की के साथ माफिया समुदाय के कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं उन पापियों को मौत के घाट उतारना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन हेमांगिनी अपनी नजर को दौड़ाकर पूर्व दिशा में देखती है तो उसे काले कपड़ों में कुछ लोग दिखाई देते हैं जो एक युवती के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की लगातार मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन वो सभी बेरहम पत्थर दिल इंसान अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती किए जा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर हेमांगिनी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसे इस तरह के लोगों से सख्त नफरत थी जो लड़कियों का इज्जत करना नहीं जानते थे। उद्धरण चिन्ह। तभी हेमांगिनी अपना तलवार लिए उस दिशा में तेजी से भागने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने स्थान को छोड़कर आगे बढ़ पाती, युग तेजी से आकर उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लेता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम गुस्सा कर जाओगी और उस लड़की को उन लोगों से बचा लोगी? वो सभी लोग पीले चक्र के तीसरे सितारे के योद्धा हैं, बिना किसी शक के तुम्हारा भी हाल उस लड़की की तरह ही हो जाएगा। इसलिए मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मेरा मदद करके उस लड़की को बचाना है तो, वरना तुम्हारी इच्छा। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन हेमांगिनी युग से अपना हाथ छुड़ाती है और उससे कहती है, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस लड़की को कुछ होना नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी की बात को नजरअंदाज करते हुए युग उसे गायब होने वाला बेल्ट देकर उससे कहता है, इसे पहन लो, तुम अदृश्य हो जाओगी। उद्धरण चिन्ह। युग के हाथ में गायब होने वाला बेल्ट देखकर हेमांगिनी की हैरानी से आंखें चमक जाती है। तभी वो उससे उस बेल्ट को लेकर अपने हाथ में पहन लेती है और जैसे ही वो उसमें आध्यात्मिक शक्ति इंजेक्ट करती है, वो गायब हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी के गायब होते ही युग उससे कहता है, मेरी एक चेतावनी को याद रखना, अगर तुमने इस बेल्ट का उपयोग करके मेरी हत्या करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उसी वक्त जान से मार दूंगा, क्योंकि कोई तुम्हें देख पाए या ना, मैं तुम्हें देख सकता हूं। इसीलिए मेरी बातों को ध्यान में रखना। उद्धरण चिन्ह। तभी युग अपने चूहे से एक और अदृश्य होने वाला बेल्ट मांगता है और जैसे ही उसका चूहा उसे एक और बेल्ट देता है, युग उसे पहनकर सक्रिय कर देता है और वो भी हेमांगिनी की तरह गायब हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि उन दोनों ने गायब होने वाला बेल्ट पहना था, इसीलिए बेल्ट की शक्ति की वजह से वो दोनों एक दूसरे को देख पा रहे थे, बाकी बाद उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। उद्धरण चिन्ह। तभी युग हेमांगिनी को अपने पीछे आने के लिए कहकर तेजी से माफिया समुदाय के लोगों के दिशा में भागने लगता है। उद्धरण चिन्ह। और जैसे ही वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं, वो उन लोगों को एक एक करके जान से मारना शुरू कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। किसी अदृश्य शक्ति द्वारा अपने लोगों को मरता देख माफिया समुदाय के लोग घबरा जाते हैं। तभी एक नकाबपोश अपने थैले से एक जादुई शीशा निकालता है और उसका इस्तेमाल करके अपने नजर को चारों तरफ घुमाकर अदृश्य शक्ति को ढूंढने लगता है जो एक एक करके उसके लोगों को मार रहा थी। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उस नकाबपोश की नजर अदृश्य रूप से वहां पर विद्यमान युग और हेमांगिनी पर जाती है जो अपने अपने हाथ में उच्च स्तरीय तलवार लिए उन लोगों पर हमला कर रहे थे, तो वो नकाबपोश तेज आवाज में चिल्लाकर कहता है, सावधान, यहाँ पर दो अदृश्य योद्धा मौजूद है। उद्धरण चिन्ह। उस नकाबपोश ने जैसे ही इतना कहा, उसके बाकी के बचे लोग जो इस वक्त बहुत बुरी तरह से घबराए हुए थे, वो उस लड़की को छोड़कर अपने अपने थैले से जादुई शीशा निकाल लेते हैं और युग और हेमांगिनी को गुस्से से देखते हुए उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को जान से मारने की? इतना कहकर वो सभी एक खास तरह का मंत्र बुदबुदाने लगते हैं, जिससे अचानक से 50 मीटर दायरे के अंदर एक बेहद मजबूत सुरक्षा कवच तैयार हो जाती है। तभी कवच के अंदर एक काली शक्ति जो धुएं की तरह थी, वो तेजी से उड़ते हुए युग और हेमांगिनी के गायब होने वाले बेल्ट से टकरा जाती है, जिससे अचानक से उन दोनों के होंठ में मौजूद गायब होने वाली बेल्ट टूट जाती है और अब वो सभी उन दोनों को देख पा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों को देखते हुए एक नकाबपोश योद्धा गुस्से से चिल्लाकर उनसे कहता है, लगता है तुम दोनों को माफिया समुदाय के लोगों की शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है, इसीलिए तुम लोगों ने हमारे समुदाय के 8 लोगों की हत्या कर दी, लेकिन अब तुम दोनों ये मत सोचना कि हम तुम्हें जान से मारकर तुम्हें आसान मौत दे देंगे। इसके विपरीत हम तुम्हें बंदी बनाकर अपने समुदाय ले जाएंगे और तुम दोनों को वो सजा देंगे जिससे ना तो तुम लोग जी ही पाओगे और ना ही मर पाओगे, बस सालों सालों तक तड़पाओगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो नकाबपोश अपने लोगों को युग और हेमांगिनी को बंदी बनाने के लिए कहता है। उद्धरण चिन्ह। तभी बाकी के बचे 6 लोग तेजी से युग और हेमांगिनी के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई भी युग और हेमांगिनी को छूता, युग और हेमांगिनी एक दूसरे को देखते हैं और अपने अपने तलवार को लहराते हुए तेजी से उन लोगों पर हमला करने लगते हैं।
उद्धरण चिन्ह। दोनों ही तलवारबाजी की बेहद उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ ही समय में वो दोनों उनमें से 5 लोगों को मार देते हैं। ये देख छठा नकाबपोश अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भागने लगता है। वहीं पास में खड़ा उनका उस्ताद गुस्से से आग बबूला हो गया था और तभी वो अपने जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके युग और हेमांगिनी पर बहुत घातक प्रहार कर देता है। वो जादुई प्रहार इतना घातक था कि युग और हेमांगिनी को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है और दोनों ही उस प्रहार से बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों को घायल देख वो नकाबपोश तेजी से मंत्र बुदबुदाता है और तभी युग और हेमांगिनी को एक जादुई कड़ी खुद में जकड़ लेती है। ये देखकर वो नकाबपोश हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, आखिरकार मैंने दोनों को बंदी बना ही लिया। अब तुम लोग कुछ भी कर लो, इस जादुई कड़ी को तोड़ नहीं सकते हो। तुम दोनों ने हमारे समुदाय के 13 लोगों की हत्या करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अब तुम लोग कुछ भी कर लो, तुम्हें अपने किए का गंभीर परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। युग और हेमांगिनी से इतना कहकर वो नकाबपोश अपने चारों तरफ मौजूद अपने समुदाय के लोगों को आध्यात्मिक संदेश भेजने लगता है। उद्धरण चिन्ह। जल्द ही वहां पर 30 से भी अधिक नकाबपोश उपस्थित हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये देख हेमांगिनी का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है, जबकि युग अभी भी पहले की तरह बिल्कुल शांत था। उद्धरण चिन्ह। तभी युग अपने चूहे को जादुई कड़ी और 50 मीटर के दायरे में बने सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए कहता है। युग का चूहा बेहद शक्तिशाली था। वो उम्र में 1000 साल से भी अधिक वर्ष का था, इसलिए इतनी क्षमता तो उसमें थी ही कि वो पीले चक्र के योद्धाओं द्वारा तैयार किए हुए जादुई शक्तियों को नष्ट कर सके। उद्धरण चिन्ह। युग से आदेश पाकर वो चूहा कहता है, गुरु आप मुझे इन मामूली लोगों से लड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये सभी अभी बच्चे हैं, अगर मैंने इन पर हमला कर दिया तो ये इनके साथ धोखा होगा। अपने चूहे की बात सुन युग गुस्से में झुंझलाते हुए उससे कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मैंने जितना कहा उतना करो। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन वो बड़बोला चूहा उसके कान के पास आकर उससे कहता है, गुरु आपके बगल में बैठी एक खूबसूरत लड़की कौन है? उद्धरण चिन्ह। चूहे ने जैसे ही इतना कहा, युग गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुम हमें इन लोगों से मरवाना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन उसका चूहा कहता है, गुरु आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? मेरे रहते ये 2 कौड़ी के लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। आप बेफिक्र होकर मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या इस खूबसूरत लड़की और आपके बीच कोई प्रेम संबंध है? उद्धरण चिन्ह। वहीं जादुई कड़ी में जकड़ी हेमांगिनी युग के चूहे की बात सुनकर गुस्से से मन ही मन कहती है, जैसा मालिक वैसा नालायक सेवक। वहीं चूहे का बात सुन अब तो युग का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसका मन कर रहा था कि वो चूहे को पटक पटक कर मारे। वहीं युग के चेहरे पर गुस्सा देख वो चूहा समझ जाता है कि उसका स्वामी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। उद्धरण चिन्ह। तभी वो एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करने लगता है और तभी वहां मौजूद काली शक्तियों का प्रभाव नष्ट हो जाती है, जिससे युग और हेमांगिनी उस जादुई कड़ी से आजाद हो जाते हैं और साथ में वो 50 मीटर के दायरे वाला सुरक्षा कवच भी नष्ट हो जाता। उद्धरण चिन्ह। ये देख माफिया समुदाय के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब आगे क्या होने वाला है? ... क्या युग और हेमांगिनी उन लोगों से खुद को बचा पाएंगे? कैसे निकालेगा युग खुद को इस परिस्थिति से बाहर? क्या युग और हेमांगिनी उस लड़की को बचा पाएंगे जिसे बचाने के लिए उन दोनों ने अपनी जान को जोखिम में डाल रखा था? माफिया समुदाय के योद्धाओं की हत्या। माफिया समुदाय के लोगों के उस्ताद ने युग और हेमांगिनी को जादुई कड़ी में जकड़कर उन्हें बंदी बना लिया था, क्योंकि युग और हेमांगिनी ने मिलकर माफिया समुदाय के पीले चक्र के 13 लोगों की हत्या कर दी थी। वो उस्ताद इन दोनों को अपने समुदाय का सबसे कठोर सजा देने के लिए उन्हें अपने साथ अपने समुदाय ले जाना चाहता था। इसीलिए दोनों को बंदी बनाने के बाद उसने आसपास मौजूद अपने समुदाय के लोगों को बुला लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उन दोनों को अपने साथ ले जाते या कुछ भी करते, युग के चूहे ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके वहां के नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर दिया था, जिससे 50 मीटर दायरे वाला सुरक्षा कवच तो नष्ट हो ही गया था, साथ में युग और हेमांगिनी के शरीर से लिपटी जादुई कड़ी भी नष्ट हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर माफिया समुदाय के सभी लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग युग और हेमांगिनी को अपने जगह पर खड़ा होते हुए देखते हैं, वो सभी एक साथ उनकी तरफ भागते हुए जाने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि युग जान रहा था कि वो एक साथ पीले चक्र के 30 योद्धाओं का आमना सामना नहीं कर सकता है, इसलिए वो उस पीड़ित लड़की को जिसके साथ माफिया समुदाय के लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे, उसको अपने कंधे पर उठाकर हेमांगिनी के साथ तेजी से वहां से भागने लगता है। उद्धरण चिन्ह। युग के कंधे पर बैठा चूहा युग से कहता है, गुरु क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। अपने चूहे का बात सुन युग गुस्सा हो जाता है।
वो सोच रहा था कि उसका चूहा 1000 साल बाद भी बिल्कुल पहले की तरह ही लापरवाह और बड़बोला है। युग को मदद की इस समय सख्त जरूरत थी। उसका चूहा उससे पूछ रहा था कि क्या वो उसकी मदद करे, भला ये भी कोई पूछने वाली बात थी। उद्धरण चिन्ह। युग के चेहरे पर गुस्सा देख वो चूहा मंत्र बुदबुदाने लगता है, जिससे उसके पीठ पर पंख उगाते हैं, जिसको फड़फड़ाते हुए वो उड़ना शुरू कर देता है और तेजी से अपना आकार एक साधारण घोड़े के जितना बड़ा लेता है और युग और हेमांगिनी के सामने आकर उन्हें अपने ऊपर बैठने के लिए कहता है। माफिया समुदाय के लोगों को अपने करीब पहुंचता देख युग जल्दी से अपने चूहे पर बैठता है और अपने कंधे पर लिए लड़की को अपने पीछे बिठाकर हेमांगिनी को उसे पकड़ने के लिए कहता है। और जैसे ही वो तीनों चूहे पर सवार हो जाते हैं, वो चूहा अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ना शुरू कर देता है। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों को अपने हाथ से निकलता देख माफिया समुदाय का उस्ताद गुस्से से बौखला जाता है। हालांकि गुस्से से ज्यादा वो इस वक्त बहुत हैरान था, क्योंकि काले चक्र के पहले सितारे के युग के पास उसने बोलने वाला शक्तिशाली चूहा देखा था। वो सोच रहा था कि अगर वो उन दोनों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है तो वो उस चूहे को अपना गुलाम बना लेगा। उद्धरण चिन्ह। इसीलिए वो जल्दी से अपने थैले से उड़ने वाला एक जादुई चटाई निकालता है और अपने 10 योद्धाओं के साथ उस पर सवार होकर युग का पीछा करने लगता है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद वहां बचे उसके बाकी के 20 लोग भी उड़ने वाले जादुई चटाई पर सवार होकर उनका पीछा करने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। वहीं इधर युग अपने थैले से एक ब्रह्मवटी गोली निकालता है और हेमांगिनी को देकर उसे उस लड़की को खिलाने के लिए कहता है। हेमांगिनी, जो कि युग की चूहे की क्षमता से बहुत ज्यादा हैरान थी, वो अपनी हैरानी के जाल से बाहर निकलते हुए उस ब्रह्मवटी गोली को युग से लेकर उस लड़की को खिला देती है, जिससे कुछ ही देर में उस लड़की को होश आ जाती है। हालांकि जैसे ही उसे होश आता है वो चिल्लाना शुरू कर देती है। उसे लग रहा था कि वो लोग उसे पकड़कर माफिया समुदाय ले जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अचानक से उस लड़की को डर कर चिल्लाता देख युग उसे शांत कराते हुए कहता है, डरो मत, हम दोनों माफिया समुदाय के लोग नहीं और ना ही हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन वो लड़की शांत होकर उन दोनों को देखने लगती है और जैसे उसे पता चलता है कि वो दोनों भी उसी की तरह शिकार करने आए हुए कोई योद्धा है तो उसकी जान में जान आती है। उद्धरण चिन्ह। तभी चूहा उन तीनों से कहता है, मुझे कस के पकड़ लो, वो लोग मेरे करीब पहुंच गए हैं, इसलिए मैं अपनी गति बढ़ाने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर चूहा जैसे ही अपनी गति बढ़ाता है, वो लड़की और हेमांगिनी दोनों चूहे के बाल को कस के पकड़ लेते हैं, जिससे उस चूहे को इतना तेज दर्द होता है कि दर्द में उसके मुंह से निकल जाती है, दया रे दया, मार डाला रे इन दोनों सुंदरियों ने। अचानक से चूहे के मुंह से निकले बात को सुन वो तीनों हंसने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। वहीं माफिया समुदाय के लोग अचानक से चूहे के तेजी से आगे बढ़ने की वजह से बहुत पीछे हो गए थे। हालांकि उन लोगों ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा था। उद्धरण चिन्ह। इधर वो चूहा जल्द ही विद्यालय के परिसर के करीब पहुंच गया था और जैसे ही वो चूहा जमीन पर उतरता है, युग उन दोनों को चूहे पर से नीचे उतरने के लिए कहता है। युग की बात सुन वो लड़की और हेमांगिनी दोनों चूहे पर से उतर जाते हैं, जिसके बाद वो चूहा जैसे ही आसमान में उड़ान भरने वाला होता है, हेमांगिनी युग से पूछती है, सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी की बात सुन युग उससे कहता है, क्यों, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है क्या? उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन हेमांगिनी उससे कहती है, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर हेमांगिनी चूहे की पीठ पर बैठ जाती है और तभी वो युग से पूछती है, क्या मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी बात सुन युग उससे पूछता है, क्यों? उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी कहती है, वो दरअसल तुम्हारा ये चूहा बहुत तेज उड़ता है, जिससे मुझे बहुत डर लगता है। उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी की बात सुन युग उससे कहता है, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन हेमांगिनी उससे कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी की बात सुन युग कहता है, तुम उतनी खूबसूरत नहीं हो जिससे कि मैं तुमसे आकर्षित हो जाऊं। मुझे लग रहा है कि तुम मेरी हत्या करने की सोच रही हो। देखो, अगर तुम्हारा ऐसा कुछ भी करने का इरादा हो तो फौरन मेरे चूहे पर से उतर जाओ, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो, तुम फिलहाल मुझे मारने में सक्षम नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। वहीं युग की ये बात सुन कि वो खूबसूरत नहीं है, हेमांगिनी निराश हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। तभी युग देखता है कि माफिया समुदाय के लोग उनसे ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए वो चूहे को चलने के लिए कहता है। युग की बात सुन चूहा अपने पंखों को फड़फड़ाता है और उड़ने लगता है। उद्धरण चिन्ह।
चूहा जैसे ही उड़ते हुए आसमान में पहुंचता है, युग अपने 7वें स्तर के जादुई धनुष को निकाल लेता है और उन लोगों पर निशान साधते हुए धनुष की डोरी को तेजी से खींचकर छोड़ देता है, और तभी उसके धनुष से एक सुनहरा तीर निकलता है और पलक झपकते ही उनमें से एक को जा लगती है। जादुई तीर इतनी शक्तिशाली की थी, जैसे ही वो तीर उनमें से एक को लगती है, उसकी मौत हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। वहीं युग को हमला करता है, वो लोग भी अपने धनुष और जादुई तलवारों से युग पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि चूहे की वजह से उन लोगों का एक भी हमला अपने निशाने पर जाकर नहीं लग रहा था। उद्धरण चिन्ह। वो चूहा तेजी से लगातार अपनी स्थिति को बदल रहा था, जिस वजह से युग पर निशाना साधना उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। उद्धरण चिन्ह। जबकि युग लगातार उन लोगों पर हमला किए जा रहा था, जिस वजह से अभी तक माफिया समुदाय के 8 लोग मारे गए थे, जबकि बाकी के कुछ लोग गुस्से में थे तो कुछ लोग डरे हुए थे। उद्धरण चिन्ह। तभी चूहे के अगले स्थिति पर युग लगातार 2 बार धनुष की डोरी तानता है, और तभी 2 सुनहरा तीर निकलकर तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है, और जैसे ही वो तीरें उन तक पहुंचती है, वो दोनों तीर उनके जादुई चटाई को चीरते हुए उनके 3 टुकड़े कर देती है, जिससे जादुई चटाई नष्ट हो जाता है, जिस वजह से उस पर सवार लोग तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। वहीं उन लोगों के उस्ताद की नज़र जैसे ही अपने गिरते हुए लोगों पर पड़ती है, वो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है और अपने गिरते हुए लोगों के नीचे जादुई कवच प्रकट कर देता है, जिस वजह से उसके सभी लोग बच जाते हैं। लेकिन तभी युग एक साथ 2-3 उस पर छोड़ देता है, जिस वजह से वो जादुई कवच नष्ट हो जाती है, और जैसे ही ऐसा होता है, जादुई कवच पे मौजूद सभी लोगों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर उनका उस्ताद गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब वो किसी भी हाल में युग की हत्या कर देना चाहता था। अभी तक युग ने उसके समुदाय के लगभग 30 लोगों की हत्या कर चुका है, वो भी पीले चक्र के योद्धाओं की, जो कि माफिया समुदाय के लिए बहुत बड़ी हानि थी। उद्धरण चिन्ह। तभी वो उस्ताद अपने जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है और एक बड़े से आग के गोले से युग पर प्रहार कर देता है। उद्धरण चिन्ह। वो आग का गोला तेजी से युग की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर युग लगातार 4 सुनहरा तीर आग के गोले की तरफ छोड़ देता है, और तभी धड़ाम की आवाज के साथ वो जादुई गोला नष्ट हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर वो उस्ताद और उसके समुदाय के सभी आदमी दंग रह जाते हैं। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि काले चक्र के पहले सितारे का योद्धा उनके हमले को इतनी आसानी से विफल कर दे रहा है, जो कि बहुत असाधारण बात थी। उद्धरण चिन्ह। तभी वो सभी एक साथ मिलकर लगभग 15 की संख्या में आग के गोले युग की तरफ उछाल देते हैं। वो सभी आग के गोले तेजी से युग की तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि युग घबराता नहीं है, बल्कि वो उनके आग के गोले को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है। उद्धरण चिन्ह। वहीं हेमांगिनी एक साथ 15 से भी अधिक आग के गोलों को अपनी तरफ आते हुए देखकर इतना घबरा जाती है कि वो युग को पीछे से पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाती है, और वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर कस के युग को पकड़ लेती है। उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी के कोमल नाजुक शरीर के स्पर्श से युग को असहज महसूस होने लगती है। उद्धरण चिन्ह। वहीं वो सभी आग के गोले उससे ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए युग हेमांगिनी से अपनी ध्यान हटाकर मंत्र बुदबुदाने लगता है, और तभी युग के सामने एक बहुत बड़ा जादुई दीवार प्रकट हो जाता है, और जैसे ही वो जादुई दीवार प्रकट होता है, वो सभी आग के गोले उस जादुई दीवार से टकराकर विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। वहीं माफिया समुदाय के लोगों की नज़र जब अपने द्वारा छोड़े गए आग के गोले वापस से अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, तो वो सभी घबरा जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। मजबूरन उन्हें जल्द से जल्द अपने जगह को बदलना पड़ता है। हालांकि समय रहते वो सभी अपने आग के गोलों से बचने में कामयाब रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। वहीं युग अपने दिव्य तलवार को उन लोगों का हत्या करने का आदेश देता है, जिसके तुरंत बाद युग का तलवार उन लोगों तक पहुंच जाता है और तेजी से उन लोगों पर हमला करने लगता है। उद्धरण चिन्ह। जबकि युग अपने धनुष से एक एक करके उनके ऊपर तीरों की बारिश करने लगता है। कुछ ही देर में उस्ताद को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे जाते हैं, जबकि वो उस्ताद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भाग जाता है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि युग उसे भी जान से मार देना चाहता था, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता है। उद्धरण चिन्ह। अब आगे क्या होने वाला है? आखिर क्यों हेमांगिनी युग के करीब आने की कोशिश कर रही है? क्या इसके पीछे उसकी कोई साजिश है? हेमांगिनी की परेशानी। गलवान घाटी जंगल में घुसपैठ किए माफिया समुदाय के उस्ताद को छोड़कर युग ने सभी को खत्म कर दिया था। हालांकि जब माफिया समुदाय का उस्ताद भाग रहा था, तो युग ने उसका बहुत दूर तक पीछा किया था, जिस वजह से वो विद्यालय द्वारा शिकार के लिए निर्धारित क्षेत्र से बाहर आ चुका था। हालांकि युग उस्ताद को पकड़ने में कामयाब नहीं रहता है। उद्धरण चिन्ह। फिलहाल युग देखता है कि अब तक आधी दोपहर बीत चुकी है और कुछ ही घंटों में शाम ढलने वाला है।
ये देख युग अपने चूहे को शिकार के लिए निर्धारित क्षेत्र के अंदर चलने के लिए कहता है। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन चूहा अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाता है और शिकार के लिए निर्धारित क्षेत्र की ओर बढ़ने लगता है। उद्धरण चिन्ह। वहीं चूहे पर सवार युग के दिमाग में इस समय माफिया समुदाय से जुड़ी बातें चल रही थीं। वो सोच रहा था कि माफिया समुदाय के मुखिया को जब पता चलेगा कि युग ने उसके समुदाय के 40 से अधिक पीले चक्र के योद्धाओं की हत्या कर दी है, तो माफिया समुदाय का मुखिया बिना किसी शक के उसकी हत्या करने की कोशिश करेगा। उद्धरण चिन्ह। जब युग गंभीर रूप से इन सब बातों को सोचकर इसका हल निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से उसे अपने सीने पर दबाव महसूस होता है, ये देखने के लिए कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब युग अपनी आंखों को अपने सीने पर टिकाता है तो उसे दिखाई देता है कि हेमांगिनी के हाथ अभी भी उसके सीने से लिपटी हुई है। उद्धरण चिन्ह। ये देख युग फौरन हेमांगिनी के हाथ को अपने सीने पर से हटा देता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए युग के चेहरे पर अजीब सा भाव झलक रहा था, जिसे देखते हुए कोई भी उसके मन में चल रहे भाव को पढ़ नहीं सकता था। उद्धरण चिन्ह। वहीं युग के खुद के सीने पर से हेमांगिनी के हाथ छुड़ा देने की वजह से हेमांगिनी, जिसने अपने आंखों को बंद करके युग के पीठ पर अपना सर टिका रखा था, अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और जैसे ही उसे युग की बात सुनाई देती है, वो कहती है, हाँ। इतना कहते हुए हेमांगिनी के चेहरे पर उदासी स्पष्ट रूप से झलक रही थी, क्योंकि युग उसके हाथ को अपने सीने पर से हटा दिया था, जिससे वो समझ रही थी कि युग को उसमें कोई रुचि नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वरना उसकी सुंदरता और आकर्षक बदन देखकर अच्छे अच्छे युवा उसके करीब आने की कोशिश करते थे, और अगर गलती से हेमांगिनी अपनी खूबसूरत पलकों को झपकाते हुए अपनी सुर्ख गुलाबी होठों से मुस्कुरा कर उन्हें देख लेती थी, तो वो एकदम से पागल हो जाते थे, और फिर ना जाने उससे बातें करने के लिए वो लोग कैसी कैसी हरकतें करते थे। लेकिन हेमांगिनी उन जैसों को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी, फिर भी वो सभी उसके पीछे पड़े रहते थे। लेकिन वो आज जिस तरह से युग से पीछे से चिपक कर उसके सीने में अपना हाथ लपेट कर बैठी थी, अगर वो ऐसा उन लोगों के साथ की होती तो बिना किसी शक के वो लोग अपने सीने को चीर के अपने दिल को निकालकर उसके कदमों में रख देते। लेकिन युग ने तो उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया मानो जैसे कि युग को उसकी खूबसूरती में कोई रुचि नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। ये बात उसे हैरान भी कर रही थी और परेशान भी। उद्धरण चिन्ह। युग की प्रतिभा और युद्ध कौशल की समझ ने हेमांगिनी को बहुत प्रभावित किया था, इसीलिए कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में युग के लिए जगह बन गई थी। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसने ये उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा भी कभी समय आएगा जब उसका दिल किसी और के लिए धड़कना चाह रहा होगा, क्योंकि अभी तक उसने केवल लड़कों में इस तरह की भावनाएं देखी थी। उसने लंबे समय से लड़कों को खूबसूरत लड़कियों के पीछे भागते हुए देखा था। वो खूबसूरत थी इसलिए लड़के हमेशा उसके आगे पीछे रहते थे, इसलिए कभी भी उसे इस तरह की भावनाओं ने परेशान नहीं किया था। लेकिन आज वो इन भावनाओं के चोट से पीड़ित हो चुकी थी। उद्धरण चिन्ह। तभी युग उससे पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हें अभी भी डर क्यों लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन हेमांगिनी अपने चारों तरफ नजर दौड़ा कर देखती है तो उसे माफिया समुदाय के एक भी योद्धा दिखाई नहीं देते हैं। ये देख वो हैरानी में युग से पूछती है, क्या माफिया समुदाय के लोग हम दोनों का पीछा कर रहे हैं और क्या हम दोनों भाग रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए हेमांगिनी के चेहरे पर जिज्ञासा थी। उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी की बात सुन युग उससे पूछता है, क्या तुम अभी तक सो रही थी? उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए युग सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले के भयानक लड़ाई के बाद माफिया समुदाय के सारे योद्धा मारे गए और उनका उस्ताद अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। क्या ये सब होते हुए हेमांगिनी ने नहीं देखा था? उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन हेमांगिनी को कुछ समझ नहीं आता है कि वो उसके बात का क्या जवाब दे, क्योंकि वो ना तो सोई थी और ना ही उससे युग से झूठ बोलने की इच्छा हो रही थी, और वो उससे ये भी नहीं कह सकती थी कि वो कब से उससे चिपक कर उसे खुद में महसूस कर रही थी। हालांकि ये बात सही था, लेकिन ये बात युग से कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसीलिए वो शांत रहती है। उद्धरण चिन्ह। हेमांगिनी को शांत देख युग उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम कब से सो रही थी, इसलिए तुम्हें कहाँ पता होगा कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। वैसे तुमसे झूठ बोलने में मुझे कोई रुचि नहीं है। माफिया समुदाय के सारे लोग मारे गए और उनका उस्ताद मेरे चंगुल से बच निकला। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन हेमांगिनी हैरानी में उससे पूछती है, क्या सच में माफिया समुदाय के सभी योद्धा मारे गए? लेकिन ऐसा किसने किया? उद्धरण चिन्ह। दरअसल हेमांगिनी को लग रहा था कि किसी ने इस काम में युग का मदद किया होगा, इसलिए वो जानना चाहती थी कि किसने उसकी मदद की। उद्धरण चिन्ह।
हेमांगिनी की बात सुन युग शांत रहता है। वो हेमांगिनी से बात करके बेफिजूल में अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हेमांगिनी के बातों पर से अपना ध्यान हटाकर सामने की दिशा में देखने लगता है। उद्धरण चिन्ह। युग से अपने प्रश्न का जवाब ना मिलने पर हेमांगिनी असंतोषजनक रूप से शांत हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। फिलहाल कुछ देर तक खामोशी छाई रहती है। थोड़ी देर बाद चूहा शिकार के लिए निर्धारित क्षेत्र में पहुंच जाता है। उद्धरण चिन्ह। जिसके बाद चूहा दोनों को जमीन पर उतार देता है और फिर से अपने असली रूप में आकर युग के कंधे पर बैठ जाता है। उद्धरण चिन्ह। वहीं युग एक नजर हेमांगिनी को देखता है और अपने जादुई अंगूठी से 5 बेशकीमती पत्थर निकालकर उसे देते हुए कहता है, इसे अपने पास रखो और सुनो, मेरी हत्या करने के लिए मेरे पीछे मत आना। ये मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूं बल्कि चेतावनी दे रहा हूं, और अगर तुमने इसके बाद भी ऐसा करने का कोशिश किया तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। युग को खुद को 5 बेशकीमती पत्थर देकर चेतावनी देता देख हेमांगिनी उन्हें लेने से इनकार कर देती है और जानबूझकर गुस्सा दिखाते हुए युग से कहती है, तुमने मुझे क्या समझ रखा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चेतावनी देने की। तुम में अभी इतनी भी क्षमता नहीं है कि तुम मुझे चेतावनी दे सको, और हाँ, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम सुरक्षित हो, क्योंकि मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई भी तुम्हारी हत्या करने की कोशिश नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। राक्षसी समुदाय की युवा तुर्क लालिमा ने अब तक और भी कुछ योद्धाओं को इस चीज की जांच करने के लिए समुदाय से भेज दी होगी कि हमने तुम्हारी हत्या की कि नहीं, और उन्हें जैसे ही पता चलेगा कि तुम अभी जिंदा हो, वो तुम्हारी हत्या कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी हत्या करने में कोई भी सक्षम नहीं है तो अपने दिमाग से इस गलतफहमी को निकाल फेंको, क्योंकि राक्षसी समुदाय में इतने शक्तिशाली योद्धा है कि तुम जैसे हजारों योद्धाओं को वो पलक झपकते ही कुचल सकते हैं, लेकिन इतनी क्षमता वाले योद्धा आसानी से किसी का हत्या करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, खासकर तुम्हारे जैसे कमजोर योद्धा का। उद्धरण चिन्ह। वहीं समय निकलता देख युग हेमांगिनी को नजरअंदाज करता है और शिकार के लिए आगे बढ़ने लगता है। युग को खुद को नजरअंदाज करता देख हेमांगिनी गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठियां भींच लेती है। उद्धरण चिन्ह। वो सोच रही थी कि आखिर युग इतना घमंडी क्यों है, वो इतनी खूबसूरत है कि लोग उससे बातें करने के लिए तरसते थे, लेकिन युग उसे भाव तक नहीं दे रहा था। आखिर वो ऐसा करके करना क्या चाहता था। उद्धरण चिन्ह। तभी अचानक से हेमांगिनी के दिमाग में एक ख्याल आती है, जिससे उसका गुस्सा बहुत हद तक शांत हो जाता है, और तभी वो खुद से कहती है, कहीं मैं बदसूरत तो नहीं दिखती हो ना। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए हेमांगिनी अपने थैले से एक दर्पण निकालती है और उसमें अपना चेहरा देखने लगती है, और जैसे ही उसे दर्पण में अपना खूबसूरत चेहरा दिखाई देता है, वो चैन की सांस लेते हुए खुद से कहती है, अब तो मैं पहले से भी बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ, लेकिन ये युग मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे लड़कियों में कोई रुचि ना हो। इस तरह के हजारों सवाल इस समय हेमांगिनी के दिमाग में दौड़ रहे थे। उद्धरण चिन्ह। तभी हेमांगिनी दर्पण में फिर से अपने खूबसूरत चेहरे को देखती है और अपने जुल्फों को सहेजते हुए अपने होठों को देखने लगती है कि कहीं उसके होंठ अपने लाली को खो तो नहीं चुकी है ना। और जब उसे सब कुछ सही लगता है तो वो जल्दी से अपने दर्पण को अपने थैले में रखती है और भागते हुए युग की तरफ जाने लगती है। उद्धरण चिन्ह। लाल पोशाक में 18 वर्षीय युवती हेमांगिनी बेहद आकर्षक दिख रही थी। वो बला की खूबसूरत थी, लेकिन युग से मिलकर उसे अपनी खूबसूरती पर शक होने लगी थी, जिसका मेन वजह ये था कि युग उसमें कोई रुचि नहीं दिखा रहा था। उद्धरण चिन्ह। वहीं इधर युग को एक मध्य स्तरीय जानवर मिल चुका था, जिससे वो लड़ रहा था। थोड़ी ही देर में वो उसे मारने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो अपने दिव्य तलवार से उस जानवर के पेट को चीर देता है और उसके दिल को निकालकर अपने थैले में रख लेता है और फिर दूसरी जानवर की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। उद्धरण चिन्ह। वहीं हेमांगिनी, जिसने अभी तक एक भी जानवर का शिकार नहीं किया था, वो भी युग के आसपास भटकते हुए जानवरों का शिकार करने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। देखते ही देखते समय इतनी तेजी से बीत जाती है मानो जैसे कि समय ने पंख लगाकर उड़ना शुरू कर दिया हो, और अब सूर्यास्त होने को था, इसीलिए गलवान घाटी जंगल में मौजूद सभी योद्धा अपने अपने शिकार किए हुए जानवरों का दिल लेकर विद्यालय की ओर बढ़ने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। सूर्यास्त हो चुका था। शिकार के दौरान अपनी जान गंवा चुके योद्धाओं को छोड़कर बाकी सभी युवा योद्धा विद्यालय के परिसर में उपस्थित हो चुके थे, जिनमें से कुछ खुश थे तो कुछ बेहद खुश थे। वहीं कुछ लोग निराश थे तो कुछ लोग घायल होने की वजह से अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। उद्धरण चिन्ह। सभी ने अपने अपने शिकार किए हुए जानवरों के दिलों को परीक्षा केंद्र के कार्यालय में जमा कर दिया था। इस समय मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही थी। वहीं परिसर में मौजूद सभी युवा योद्धा परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
कुछ लोग बेहद आत्मविश्वास में थे तो कुछ लोग विद्यालय में प्रवेश पाने का उम्मीद लिए हुए थे। उद्धरण चिन्ह। वहीं श्रेया और विधि अपने हाथ में उपचार संदूक लेकर परिसर में घूम रहे थे। उन दोनों को घायल हुए युवा योद्धाओं का उपचार करने का गुरुओं द्वारा आदेश मिला हुआ था। उद्धरण चिन्ह। दोनों ही युवतियां बेहद खूबसूरत थीं, इसलिए उन दोनों से उपचार करवाने में कोई भी युवा योद्धा कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। यहाँ तक कि जो योद्धा घायल नहीं थे वो भी उनसे खुद का उपचार करवाने के लिए जानबूझकर खुद को घायल कर ले रहे थे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि श्रेया और विधि खूबसूरत होने के साथ साथ चालाक भी थी, इसलिए ऐसे युवा योद्धा जो जानबूझकर घायल होकर उन दोनों के सामने आ रहा था वो उन्हें बहुत बुरी तरह से डांटकर भगा दे रही थी। वहीं इधर मेरिट लिस्ट तैयार हो चुका था, जिस वजह से परिणाम की घोषणा करने के लिए ट्रेनर सतीश परिसर के मंच पर उपस्थित हो चुके थे। अब आगे क्या होने वाला है? क्या युग का सफर अब आसान होने वाला है? क्या माफिया समुदाय के लोग और राक्षसी समुदाय के लोग युग की वजह से हुए अपने समुदाय के हानि को भूलकर उसे छोड़ देंगे? उद्धरण चिन्ह। ... या फिर चुनौतियां युग का इंतजार कर रही हैं? ... और क्या हेमांगिनी आपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? युग की नई उलझन। द्वितीय स्तर की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। सभी युवा योद्धा गलवान घाटी जंगल से विद्यालय के परिसर में वापस आ चुके थे। अब तक मेरिट लिस्ट भी तैयार हो चुका था, जिसकी घोषणा करने के लिए ट्रेनर सतीश परिसर के मंच पर उपस्थित हो चुके थे। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में परिसर में घंटी बजने की आवाज जोर जोर से गूंजने लगती है, जिससे परिसर में उपस्थित सभी युवा योद्धा सावधान हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। और फिर जैसे ही घंटी बजना बंद होता है, सभी युवा योद्धा शांति से खड़े होकर परिसर के मंच की ओर देखने लगते हैं, जिससे वहां का माहौल इतना शांत हो गया था कि वहां पर सांसों की आवाज भी आसानी से सुना जा सकता था। तभी वहां की खामोशी को चीरते हुए ट्रेनर सतीश का आवाज गूंजने लगता है। उद्धरण चिन्ह। वो टॉप 10 में आने वाले युवा योद्धाओं के नाम की घोषणा कर रहे थे। उन्होंने कहा, इस वर्ष के प्रवेश परीक्षा में टॉप 10 आने वाले युवा योद्धाओं में 10वें स्थान पर रतनपुर की अदिति सिंह है, 9वें स्थान पर राजगढ़ की राजकुमारी नंदनी है, 8वें स्थान पर उत्तरी क्षेत्र की राजकुमारी सुमित्रा है, 7वें स्थान पर उत्तरी क्षेत्र के युवा योद्धा माधव हैं, 6ठे स्थान पर अमितेश्वर की राजकुमारी अंजलि हैं, 5वें स्थान पर पूर्वी क्षेत्र के रणथंभौर के राजकुमार समीर हैं, 4थे स्थान पर सैलाबपुर के युवा योद्धा विपुल हैं, 3रे स्थान पर मेहरानगढ़ के राजकुमार सत्यम हैं, 2रे स्थान पर पूर्वी क्षेत्र के रुद्रपुर की युवा योद्धा हेमांगिनी है और पहले स्थान पर पूर्वी क्षेत्र के जन्नत साम्राज्य के राजकुमार युग हैं। परिणाम सुन सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि इस बार टॉप 10 के योद्धाओं में पहले और दूसरे स्थान पर पूर्वी क्षेत्र के योद्धाओं ने अपना जगह बना लिया था, जबकि सत्यम और विपुल जैसे जाबाज योद्धा तीसरे चौथे स्थान पर थे, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात थी। उद्धरण चिन्ह। हालांकि कोई भी इस परिणाम पर सवाल नहीं उठा सकता था, क्योंकि मेरिट लिस्ट की घोषणा गुरुओं द्वारा बहुत ही जांच पड़ताल के बाद ही की जाती थी। खासकर टॉप 10 में आने वाले योद्धाओं की, इनकी तो विशेष रूप से जांच पड़ताल की जाती थी। उद्धरण चिन्ह। फिलहाल परिसर के मंच पर टॉप 3 में आने वाले योद्धाओं को बुलाया जाता है, जिसके तुरंत बाद युग, हेमांगिनी और सत्यम तीनों परिसर के मंच पर उपस्थित हो जाते हैं। सभी के सामने तीनों को एक एक कीमती बैच से नवाजा जाता है। युग को स्वर्ण बैच से, हेमांगिनी को चांदी बैच से और सत्यम को पीतल बैच से। उद्धरण चिन्ह। तीनों को जिस तरह से सम्मान मिल रहा था, उसे देखकर परिसर में उपस्थित सभी युवा योद्धाओं को उनसे बेहद ईर्ष्या हो रही थी। खासकर विपुल और अंजलि को, जो सालों की कड़ी परिश्रम के बावजूद भी उन तीनों की तरह सम्मान ना पा सके। उद्धरण चिन्ह। फिलहाल उन तीनों को अपना मनचाहा गुरु चुनने का अवसर दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि टॉप 3 में आने वाले युवा योद्धाओं को स्वयं से गुरु चुनने का अधिकार था, इसलिए वो तीनों अपनी मर्जी से किसी भी गुरु को अपने ट्रेनर के तौर पर चुन सकते थे। उद्धरण चिन्ह। अब क्योंकि यू प्रवेश परीक्षा के खत्म होने के पहले ही ट्रेनर ध्यानचंद का शिष्य बन चुका था, इसलिए उसे अपने लिए ट्रेनर चुनने का कोई जरूरत नहीं था। वहीं खड़े हेमांगिनी और सत्यम दोनों सोच रहे थे कि वो किसे अपना ट्रेनर चुने, क्योंकि विद्यालय में सभी ट्रेनर लगभग एक दूसरे के समकक्ष ही थे, इसलिए अपने लिए एक अच्छा ट्रेनर चुनना उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। उद्धरण चिन्ह। अब क्योंकि ट्रेनर ध्यानचंद प्रवेश परीक्षा को पास किए सभी युवा योद्धाओं में से केवल एक को ही अपना शिष्य बनाते थे, इसलिए वो दोनों उनके शिष्य भी नहीं बन सकते थे, वरना वो दोनों तो ट्रेनर ध्यानचंद का ही शिष्य बनना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी ही देर में वो दोनों विद्यालय के 4 सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु में से एक ट्रेनर प्रशांत को अपना ट्रेनर बना लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद मेरिट लिस्ट में आने वाले टॉप 1000 युवा योद्धाओं का नाम घोषित किया जाता है,
जबकि विद्यालय में प्रवेश पाने में नाकाम रहे युवा योद्धाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वो निरंतर कड़ी परिश्रम करते रहे, जिससे वो भी एक समय ऊंची उड़ान भर सकें। उद्धरण चिन्ह। फिलहाल युग स्वर्णमहल की ओर बढ़ रहा था। उद्धरण। स्वर्णमहल विद्यालय के परिसर में बना एक ऐसा किला था जिसमें रहने का अधिकार केवल प्रवेश परीक्षा के रैंक 1 पर आने वाले योद्धा को ही होता था, जबकि विद्यालय के छात्रावास में रहने वाले शिष्यों का वहां पर जाना विद्यालय द्वारा प्रतिबंधित था। उद्धरण चिन्ह। स्वर्णमहल में 4 कमरे थे, जिसमें सभी कमरों में बेहद पवित्र आध्यात्मिक शक्ति का संचार था, इसीलिए वो सभी कमरे अभ्यास के लिए बेहद उपयुक्त थे। इन कमरों के अंदर अभ्यास करने वाले योद्धाओं का विकास छात्रावास में रहने वाले योद्धाओं के मुकाबले 2 गुने रफ्तार से होती थी, इसीलिए स्वर्णमहल का विद्यालय में विशेष स्थान था। उद्धरण चिन्ह। स्वर्णमहल में कमरा पाना कोई साधारण बात नहीं थी, और जो भी स्वर्ण महल में रहते थे उनकी क्षमता विद्यालय के छात्रावास में रहने वाले योद्धाओं के मुकाबले कई गुना अधिक होती थी। उद्धरण चिन्ह। फिलहाल युग स्वर्ण महल की ओर बढ़े जा रहा था। वहीं युग को अपने हाथ में स्वर्णमहल के एक कमरे का चाबी लिए स्वर्णमहल की तरफ बढ़ता देख एक सीनियर शिष्य युग को चेतावनी देते हुए उससे कहता है, राजकुमार युग स्वर्णमहल में संभल कर रहिएगा, उसमें 2 क्रूर लड़कियां रहती हैं, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। उद्धरण चिन्ह। उस सीनियर की बात सुन युग अपने बढ़ते हुए कदमों को रोककर उसे देखते हुए पूछता है, कौन 2 लड़कियां, और भला मुझे उनसे क्या खतरा है? उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन वो सीनियर शिष्य उससे कहता है, उन दोनों लड़कियों से आपको बहुत खतरा है राजकुमार, मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए आप जाए, समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हालांकि अगर आप सही सलामत रहना चाहते हैं तो स्वर्ण महल में रहने वाले उन 2 क्रूर लड़कियों से सावधान रहिएगा। उद्धरण चिन्ह। वो सीनियर शिष्य बार बार वो दोनों लड़कियां कह रहा था, लेकिन वो युग को ये नहीं बता रहा था कि वो दोनों लड़कियां आखिर कौन थीं। उद्धरण चिन्ह। तभी युग फिर से उस सीनियर से पूछता है, भाई वो दोनों लड़कियां कौन है, और उन दोनों का नाम वाम है या नहीं? उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए जब युग उस सीनियर शिष्य को देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वो सीनियर शिष्य वहां से जाने लगा है। उद्धरण चिन्ह। उसे जाता देख युग ना समझ पाने की स्थिति में अपने दोनों कंधे उचकाता है और फिर स्वर्णमहल की ओर जाते हुए खुद से कहता है, वैसे मुझे क्या, मैंने भला उन दोनों लड़कियों का क्या बिगाड़ा है जो वो मुझे तंग करेगी? उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए युग स्वर्णमहल की ओर बढ़े जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो स्वर्णमहल के सामने होता है और जैसे ही वो स्वर्ण महल के अंदर प्रवेश करता है, उसे महल के अंदर के हवा में एक अलग ही ताजगी महसूस होती है। अंदर की पवित्र आभा उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शक्तियों से भरी हुई थी, जिस वजह से युग का रोम रोम खिल उठा था। उसे अपने शरीर में एक अलग ही सुकून मिल रही थी। उद्धरण चिन्ह। युग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है उसे 4 कमरे दिखाई देने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए युग जल्द ही कमरा संख्या 4 के दरवाजे पर पहुंच जाता है। उद्धरण चिन्ह। ये वही कमरा था जो युग को मिला था। तभी युग दरवाजे को खोलकर कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर से कमरा पूरी तरह से सोने की तरह चमक रहा था। कमरे के अंदर भी 2 कमरे थे, जिसमें से एक शयन कक्ष और दूसरा अभ्यास कक्ष था। अभ्यास कक्षा के अंदर एक और दरवाजा था, जो वास्तव में जादुई दरवाजा था। युग जैसे ही उसमें प्रवेश करता है, वो एक बेहद ही हरियाली बगीचे में पहुंच जाता है। बगीचे में तरह तरह के फूल और पेड़ पौधे थे। इस समय बगीचे में बह रही ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके युग को बहुत ही सुकून पहुंचा रही थीं। स्वर्णमहल के कमरे की विशेषता देखकर युग बहुत हैरान था। सच में स्वर्ण महल के एक कमरे में जितनी व्यवस्था थी, उसमें कोई भी मनुष्य सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता था। उद्धरण चिन्ह। तभी युग चैन की एक लंबी सांस लेता है और बगीचे से निकलकर अपने शयन कक्ष में पहुंच जाता है। शयन कक्ष के बीच में एक बहुत बड़ा पलंग था, जिस पर मखमल की मुलायम गद्दे के ऊपर एक पतली सफेद चादर थी। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि अब तक रात्रि का 1/4 हिस्सा बीत चुका था, इसीलिए युग सोने में और विलंब नहीं करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। तभी युग अपने योद्धा वस्त्र को उतारता है और शयन कक्ष में रखे रात्रि पोशाक को पहनकर पलंग के बिस्तर पर लेट जाता है। पलंग पर रखा गद्दा इतना मुलायम था कि उस पर लेटकर आंखें बंद करते ही युग गहरी नींद में चला जाता है। अंधेरे में समाये हुए गलवान घाटी विद्यालय में सन्नाटा इस कदर पसरा हुआ था, मानो जैसे कि गलवान घाटी विद्यालय कोई विद्यालय नहीं बल्कि कोई सुनसान खंडहर हो। उद्धरण चिन्ह। वहीं विद्यालय के छात्रावास के एक कमरे में आधी रात को एक सीनियर योद्धा अभ्यास कर रहा था। कमरे में मशाल जला हुआ था, जिस वजह से उसका पसीने से लथपथ शरीर सोने की तरह चमक रहा था। वो किसी खास विद्या का अभ्यास कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। अभ्यास करते हुए ही वो कुछ बड़बड़ा भी रहा था, मानो जैसे कि उसके अंदर बदले की ज्वाला जल रही हो। उद्धरण चिन्ह।
थोड़ी देर बाद जब वो शांत होता है तो वो अपने तलवार को उठाकर खुद से कहता है, आखिरकार मैंने इस विद्या को सीख ही लिया। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो योद्धा छात्रावास से बाहर निकल जाता है और सीधे गलवान घाटी के खूंखार जानवरों से भरे जंगल में प्रवेश कर जाता है। उसके चेहरे पर डर का दूर दूर तक नामोनिशान नहीं था। आगे बढ़ते हुए वो एक 50 मीटर ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंच जाता है। उद्धरण चिन्ह। पहाड़ के सामने आकर वो योद्धा अपने सीखे हुए विद्या का इस्तेमाल करता है और तभी अचानक से उसका शरीर आकार में किसी दानव के जैसा विशालकाय हो जाता है। हालांकि वो उस पहाड़ के मुकाबले कई गुना छोटा था, फिर भी उसकी भुजा इतनी भयावह दिख रही थी कि कोई भी साधारण मनुष्य उसे देखकर बहुत ज्यादा डर सकता था। उद्धरण चिन्ह। तभी वो योद्धा एक मंत्र को बुदबुदाते हुए तेजी से छलांग लगा देता है और तभी तेजी से प्रकाश चमकती है और उस योद्धा के हाथ में मौजूद छोटी सी तलवार आकार में कई गुना बड़ा और वजनी हो जाता है और तभी वो तलवार उस 50 मीटर ऊंचे पहाड़ के चोटी से टकरा जाती है। अचानक से दरार आने की आवाज के साथ वो पहाड़ 2 टुकड़ों में फटकर अलग हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। अपनी क्षमता देख वो योद्धा रहस्यमय तरीके से हंसते हुए खुद से कहता है, हा 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 हा, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद वो योद्धा अपनी हंसी रोकता है और फिर आसपास के विशालकाय पेड़ों और छोटे छोटे पहाड़ों को बर्बाद करना शुरू कर देता है। उद्धरण चिन्ह। देखते ही देखते सवेरा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ युग जब जागने को था तभी उसे एहसास होता है कि उसका शरीर किसी मुलायम वस्तु से दबा हुआ है। ये देखने के लिए जब युग जम्हाई लेते हुए अपनी आंखें खोलता है तो वो घबराकर बिस्तर से उछलकर नीचे कूद पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। और घबराई हुई हालत में आंखें फाड़ फाड़ कर बिस्तर पर देखने लगता है। उसके बिस्तर पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की सोई हुई थी। उसकी दूध की तरह गोरी बदन अर्धनग्न हालत में थी। उस लड़की के लंबे लंबे बाल बिस्तर पर खुली अवस्था में फैली हुई थी। उसकी पलकें जिस तरह से बंद थी, उसे देखते हुए कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो लड़की सोई हुई थी या जाग रही थी। उसके गुलाब की तरह सुर्ख गुलाबी होंठ एक दूसरे से अलग थे, जिससे उसकी झांकती हुई दूध की तरह सफेद दांत युग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उद्धरण चिन्ह। इसी लड़की का हाथ युग के सीने पर और एक पैर उसके पैर पर था। सब कुछ समझते हुए अचानक से घबराई हुई हालत में युग अपने मुंह के थूक को अपने गले से उतारते हुए हकलाकर खुद से कहता है, ये लड़की कौन है और ये मेरी बिस्तर पर कहां से आए। उद्धरण चिन्ह। आखिर कौन थी वो लड़की जो सारी रात युग के साथ उसके बिस्तर पर सोई थी। उद्धरण चिन्ह। क्या होगा जब वो लड़की नींद से जागेगी। उद्धरण चिन्ह। क्या ये उन्हीं 2 क्रूर लड़कियों में से एक है जिससे सावधान रहने के लिए उस सीनियर योद्धा ने युग से कहा था। उद्धरण चिन्ह। क्या युग को इसका कोई गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। वो योद्धा कौन था जो आधी रात को गलवान घाटी के खूंखार जानवरों से भरे जंगल में बेखौफ वहां पर तोड़फोड़ मचा रहा था। उद्धरण चिन्ह।